हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो 22 फरवरी को परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि जो आज का वीडियो ये मैराथन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, श्लोक, संस्कृत के उत्तर, खंड काव्य, फिर उसके बाद में निबंध और उसके बाद में जीवन पर जैसे सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो को आप देख लेते तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। जितने भी चीजें बताऊंगा 100% यही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आज का मैराथन वीडियो होने वाला, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको भी 70 में 70 लाना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़कर बीच में जाएंगे तो आप नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो 70 में 70 ये मेरा गारंटी है कि आप पा जाएंगे। 20 नंबर का जो OMR सीट है, OMR सीट भरना हमने बता दिया कि किस प्रकार OMR सीट भरा जाता है। उसको नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने OMR सीट भरना बताया था, किस प्रकार भरा जाता है। तो आज के इस वीडियो में 50 सब्जेक्टिव जो 50 नंबर के आता है उसको देखेंगे। 20 नंबर का OMR सीट तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन में, आपका जो पेपर में आता है वो आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए एक गद्यांश आता है आपके बोर्ड परीक्षा में जो कि 6 नंबर का रहता है। देखिए मैं पेपर में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है खंडवा वर्णात्मक प्रश्न में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 3 प्रश्न है, 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं तो 6 नंबर का आता है। इसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं बताया, लेकिन जो क्वेश्चन बताया इंपॉर्टेंट बताया हूँ। इसी के आधार पर, इसी के बेस पर मैं बताया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। देखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब, इस गद्यांश के कहने का मतलब है कि आपकी जैसी संगत होगी वैसे आप रास्ते पे जाएंगे। अगर आपकी संगत अच्छी होगी, आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप एक अच्छे शिखर पर एक अच्छे इंसान बनेंगे, और वहीं पर अगर आपकी संगत बुरी होगी तो आप एक गड्ढे में एक आप बुरे इंसान बनेंगे। यही इसका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पहला क्या पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जो कि आपका 2 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए जो चीजें जो गद्यांश लिखा है इसके हमें क्या लिखना है, इसका हमें संदर्भ लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका टोटल 2 नंबर का है, 2 नंबर का आपको पूछता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि अच्छी संगत से होने वाले लाभ बताइए। मतलब अगर आपका संगत अच्छा हो जाता है तो उसे हमें लाभ बताना कि उससे हमें क्या लाभ होगा। तो देखिए पहला संदर्भ लिखेंगे। अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता तो मैंने उसका भी वीडियो बना दिया है कि किसी भी लेखक, कवि या संस्कृत का संदर्भ आप कैसे लिख सकते हो भी चुटकियों में, कुछ ही पलों में। तो देखिए संदर्भ किस प्रकार हमने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, देखिए गद्य है तो गद्य, पद्य तो पद्य में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस प्रकार आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का हेडिंग डालेंगे आप, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का हेडिंग डालने के बाद में आप लिखना प्रारंभ करेंगी कि लेखक जी कहते हैं, ये आप कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, मतलब जो लेखक हो गए उन्हीं को आप बोलेंगे। कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब अगर आपका साथ जो होगा बुरा होगा तो जैसे बीमारी होती है, बुखार होता है, आपको बहुत जल्दी पकड़ लेता है, उसी प्रकार उस संगत का असर बहुत ही गलत पड़ेगा, ठीक, बहुत ही घातक बुखार के समान हानिकारक, बहुत ही हानिकारक होगा। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से उसके शरीर स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। जिस प्रकार कोई भयानक ज्वर होता है उसके शरीर को नष्ट कर देता है, स्वास्थ्य को, मतलब जो उसका शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है, उसको नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और जब ज़्यादा आ जाती, कोई ज़्यादा व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता तो क्या हो जाता है, मर भी जाता है।
नष्ट कर देता तथा कभी कभी उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाविचार, मन तथा वृद्धि को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार अगर बुरी संगति होगी हमारे साथ तो उसकी जो नैतिकता है, सदाचार है, मन तथा वृद्धि को नष्ट कर देगी। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारी संगति अच्छी होगी, जितने भी अच्छे संगति होगी उतने ही अच्छे शिखर पर, उतने भी अच्छे मार्ग पर जाएंगे। और हमें कोई भी गलती होगी, कोई भी चीज़ होगी तो हमारा जो दोस्त रहेगा, वो जो अच्छा रहेगा, वो हमें एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेगा। ये आपका था क्या रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार आप कर देते हैं तो आपका 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक, 2 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता, 2 नंबर आप ऐसे पा जाएंगे हलवा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा था। तीसरा प्रश्न पूछा था कि अच्छी संगत से होने वाले लाभ बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। देखिए इसका मतलब ये होगा कि अगर संगति अच्छा होगा, क्या होगा, संगति अच्छा होगा तो आप बाहु मतलब हाथ के समान, जिस प्रकार आपका हाथ होता है किसी भी काम को करने के लिए एक सक्षम होता है, उसी प्रकार अगर संगति अच्छी होगी तो आपका जो जीवन का रक्षक है, मतलब जिस प्रकार आपको जीवन से रक्षा करना है, आपको उन्नति पर ले जाना, आपको शिखर पर ले जाना है, उसमें आपकी मदद करेगी अगर आपको संगति अच्छी होगी। इस प्रकार देखिए बोर्ड परीक्षा में हमारे 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, जो कि हमने बता दिया। इसी प्रकार 2024 बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को लिखना है। अब उसके बाद में देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि पद्यांश लिखिए। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 6 नंबर का पद्यांश लिखिए। कितने नंबर का पद्यांश लिखिए? 6 नंबर का। तो ये इस प्रकार आपको इसमें भी 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। देखिए टोटल 50 नंबर के रहते हैं, तो 6 नंबर का हमने बताया और 6 नंबर का ये भी है। ये भी टोटल 3 क्वेश्चन 6 नंबर का, तो 6 और 6 कितना हो गया? टोटल हमने 12 नंबर का करने वाले। 6 तो कर लिया और 6 मिला के 12 नंबर का हम दोनों मिला के करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा पूछता है महत्वपूर्ण क्या है पद्यांश। महत्वपूर्ण क्या है पद्यांश? देखिए कि सुनी सुंदर बयन सुधारक साने सयानी है जानकी भली, नीर हैं करी नयन दे सैन तिन्हें सुमझाई कहूँ मुस्काई चली, तुलसी ते ही और सोहे सरबे औ को काल लोचन लाटुवली, अनुराग तड़ाक में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकल। ठीक, इस प्रकार क्या था हमारा पद्यांश था। ये भी आपका टोटल 6 नंबर का पूछता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन को आपको लिखना रहता है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार हमने क्वेश्चन को लिया। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या करना है। दूसरा है सीता जी संकेत पूर्ण उत्तर किसी भावना के अनुरूप है। तीसरा प्रश्न हमारा अनुराग तड़ाक का क्या अर्थ है। और इसमें जो अनुराग, ये अनुराग और तड़ाक का क्या अर्थ है, यही चीज हमें लिखना है। 3 क्वेश्चन है आपके टोटल 6 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए आपके जो एक प्रश्न कितने नंबर के? 6 नंबर के। जैसे एक प्रश्न 6 नंबर के, लेकिन इसके अंदर जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के आपके ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम तो संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास, इसको हम इस तरह के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी पद्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। देखिए आप कभी भी बोर्ड परीक्षा में आप कलरफुल पेन का यूज नहीं करेंगे, केवल ब्लैक ब्लू का पेन का यूज करेंगे। ठीक, देखिए हमने बता दिया। अगर आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि संदर्भ लिखना नहीं आता तो जाकर वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। इसमें तो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं, लेकिन अच्छे से तभी मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर गद्यांश था तो गद्यांश लिखे देंगे, यहाँ पर कौन से लेखक है उनको लिखेंगे। अब उसके बाद में अध्याय का नाम, उसका केवल हम चेंज कर देंगे। ये हो गया। और इसी में देखिए क्या पूछा, व्याख्या भी हमें करना। तो ये व्याख्या हमने कर दिया है। देखिए व्याख्या किस प्रकार किया कि ग्रामवधियों ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि हे सावले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। मतलब ग्राम की जो वधु हैं, औरतें हैं, वो राम के विषय में, मतलब राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। मतलब जो सुंदर शरीर है, कोमल शरीर है, वो आपके क्या लगते हैं। जैसे आपका कोई भाई बहन है, कोई अनजान मिलता है तो आपके अगर दोस्त से मिला पूछा ये आपके कौन लगते हैं, तो आप क्या कहते हैं? बहन लगते हैं। तो उसी प्रकार ग्राम वधुओं ने, गाँव की वधुओं ने राम से पूछा कि सीता जी राम के विषय में, मतलब सीता जी से राम के विषय में पूछा ये कि आपके कौन लगते हैं। इस प्रकार हो गया। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर
चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब जब ग्राम बधुओं ने अमृतसर में बहुत ही प्यारे सुंदर में बहुत ही प्यारे वाणी में बहुत ही सुंदर वाणी में जब उन्होंने बोला तो सीता जी उनके चतुर सीता जी जो है उनके मनोभाव को उनके मन के भावों को वो समझ गई कि सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। मतलब अपनी आंखों से अपने संकेत से बिना बोले उनको उनके क्वेश्चन का उत्तर दे दिया। मतलब उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया अपनी मुस्कुराहट उन्होंने मुस्कुराया और उसका उत्तर उसे में मिल गया तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियों चित्त की लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मतलब देखिए जब कोई अपना होता है तो उनको एक अच्छी दृष्टि से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि मुस्कुराहट संकेत भरी दृष्टि में से ही दे दिया। मुस्कुरा गई तो समझ गए कि इनके पति थे, दृष्टि से दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वैसे ही उनका आंसर मिल गया। उन्होंने स्त्रियों चित्र लज्जा के कारण बोलने की कुछ मतलब वो लज्जा हो गई, शर्माने लगी। उनको बोलने का कुछ मतलब कुछ नहीं बोलना पड़ा। वैसे ही उनके आंसर मिल गया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियों जित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया। मतलब कि राम हमारे कौन है, ये कौन लगते हैं, ये कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने नेत्रों से अपनी मुस्कुराहट से उनको समझा दिया। संकेत के माध्यम से विषय के बारे में राम के बारे में उन्होंने समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। क्या है, मेरे पति है। उन्होंने संकेत के माध्यम से समझाया। अब देखिए आगे क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। मतलब जब समझ गई कि मतलब सीता जी के पति हैं ये राम जी, तो क्या हुआ कि वो अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। मतलब सभी सखियां राम के सौंदर्य मतलब उनके अच्छे रूप को देखकर एक तक देखते हुए अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त मतलब उनको देखते हुए अपने नेत्र को अपने मन को शांति पहुंचाई और लाभ प्राप्त की। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी जो प्रेम है, जो प्रेम रूपी सरोवर है, फूल है में रूपी सूर्य का उदय हो गया। मतलब जो जिस प्रकार क्या होता है सरोवर में वो क्या होता है कि सूर्य रूपी जो उदय होता है। मतलब जब कोई ऐसा फूल होता है उसमें जिस प्रकार कमल का फूल सूर्य के कारण खिलता है उसी प्रकार वो भी हो गई, उदय हो गया। और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदरता कलियां खिल गई। मतलब जो ग्राम बधुएं हैं उनकी नेत्र की जो आंखें थी खुल गई। उन्हें अच्छा लगा, मनमोहक लगा। उनके जो सुंदर कलियां हैं, सुंदर कलियां हैं वो खिल गई। इस प्रकार देखिए हमारा व्याख्या भी हो गया। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, व्याख्या भी हो गया। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब देखिए पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि सीता जी संकेतपूर्ण उत्तर किसी भावना के अनुरूप है। इसका आंसर हमें देना है। तो देखिए हमने किस प्रकार कितने मनमोहक तरीके से लिखा है कि सीता का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लंब नेत्र निवारण की भावना के अनुरूप है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न क्या पूछता था, देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा था कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो इसमें देखिए क्या लिखा, अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। यह देखिए दूसरा क्वेश्चन था। तो टोटल आपके हमने कितने नंबर बता दिए, 6 और 6 12 नंबर का क्वेश्चन हमने बता दिया। भाई वीडियो को पूरा देखना, मैराथन वीडियो होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पेपर में पूछेगा कि गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। क्या पूछेगा कि देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा कि निम्न दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए एक हमने लिया है यहाँ पर संकेत, यहाँ का इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार है कि मानव जीवन अस्माकम संस्कृति। तो इसका देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत या भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। देखिए जो इसका पूरा जो ये संस्कृत में लिखा रहता है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृति महानतम प्रयत्न अकुर्वन् तो अस्माकं जीवन संस्करणाय
यान अचरान विचरान च आदर्श्यन यत सर्वम अस्माकम संस्कृति। इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ये संकेत को हमने लिख दिया है। देखिए मानव जीवन मानव जीवनस डॉट 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 क्या लिखा, अस्माकम संस्कृति। मानव जीवनस आप लिख सकते हैं। मानव जीवन एक ही बात है क्योंकि ये हिंदी में लिखा है, आप मानव जीवनस भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। देखिए गद्यांश है, संस्कृत में भी दो चीजें पूछता है। देखिए ये पद्यांश भी पूछता है आपका, और यहाँ पर देखिए गद्यांश भी पूछता है। तो याद रखिएगा, एक ही चीजें ना लिखी दीजिएगा, ठीक। अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए इसका अनुवाद बहुत ही सरल है। देखिए आप समझ जाएंगे वैसे। मानव में सोता मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ये क्या है, संस्कृति है। अस्माकम में हमारे पूर्वजों में पूर्वज, मानव माने मानव, जीवन माने जीवन, संस्कृत माने संस्कृत, महानतम माने महत, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकुर्वन माने किए। मतलब हमारे पूर्वज मानव जीवन की संस्कृति के लिए महान प्रयत्न किए। वही चीज़ हमने लिखा है कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को सुधारने के लिए महान प्रयत्न किए। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में है तो अस्माकम जीवन संस्करणायान अचरान विचरान च अदृश्यन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तो यही तो हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति है। ये देखिए आपका ये 2 नंबर का पूछता है, और ये टोटल आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछता है। तो 2 और 3 कितने नंबर हो गए आपके, टोटल कितने नंबर हुए, 5 नंबर हुए। तो देखिए 12 भी मैंने बताया था, और 12 5 कितने नंबर हमने बता दिया आपको, टोटल 17 नंबर बताया। कितने नंबर बताया, 17 नंबर को हमने बता दिया। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछता है, देखिए सारे क्वेश्चन 70 नंबर के जितने भी क्वेश्चन सबको लेकर आए। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि धन्यानाम मुक्तम किस्विद धनानाम स्याता किमुत्तम लाभानाम उत्तम किस्यात सुखानाम स्यात किमुत्तम। देखिए इस प्रकार आपका अभी मैंने क्या बताया कि पद्यांश में पूछता है। तो देखिए ये 14 क्वेश्चन पूछता है, दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी टोटल आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का। 5 नंबर का है, इसको हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका भी संदर्भ लिखना है। तो देखिए ये गद्यांश था, तो हमने संदर्भ में, इसके संदर्भ में हमने क्या लिखा था, गद्यांश लिखा था। अब ये पद्यांश है, तो इसके संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, क्या संस्कृत खंड है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत हो गया, मतलब आप 2 नंबर आ गए। उसके बाद में लिखा है अनुवाद। अन्नों में उत्तम क्या है, देखिए ध्यान नाम मुक्तम किस बुद्धि धना नाम, मतलब अन्नों में उत्तम क्या है, धनाम स्यात् किम उत्तम, धनों में उत्तम क्या है, धन में उत्तम क्या है, अन्नों में उत्तम क्या है। दूसरा है लाभा नाम उत्तम और सुखा नाम, मतलब लाभों में उत्तम क्या है और सुख में उत्तम क्या है, मतलब उत्तम में से सबसे बढ़िया। इस प्रकार आप देखिए 5 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा, यानी टोटल 17 नंबर का हमने बताया था, 5 नंबर को इसको हमने बताया। तो 17 और 5 22, टोटल हमने कितने नंबर आपका क्लियर कर दिया, 22 नंबर। देखते जाइए वीडियो को, सभी नंबर आपको क्लियर होते जाएंगे, सभी चीज़ें बताते जाऊंगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 5वां। संस्कृत में हमें क्या देना, उत्तर देना। 5वां प्रश्न पूछता है, संस्कृत में हमें उत्तर देना रहता है। देखिए किस प्रकार पूछेगा, यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, 1 नंबर का रहता है। कितने नंबर का, 1 नंबर का रहता है। तो देखिए हमने 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है। टोटल के देखिए यहाँ पर हमने कितने नंबर का लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर। तो देखिए 17 22 नंबर आपने बताया था, 22 + 2 कितना हो गया, 44 नंबर को हम बताने जा रहे हैं। सॉरी 22 से 2 कितना हो जाएगा, 24 नंबर। देखिए संस्कृत में उत्तर देना कि आतुरस मित्रम का अभवत। आतुरस का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है, आतुरस मित्रम भिषक भवत। आतुरस का मित्र वेद होता, क्या डॉक्टर होता, चिकित्सा। चंद्रशेखरा स्वापितु नाम किम आखयत। तो चंद्रशेखरा स्वापितु नाम स्वतंत्रता आखयत। इस प्रकार आपका जो है 2 नंबर की क्लियर हो जाएगा। पहले जो बोर्ड परीक्षा होते थे उसमें आपका 1 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता था, लेकिन अब की बार एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का पूछा है। यानी टोटल आपके ये 2 नंबर के रहते हैं, यानी 24 नंबर आपके क्लियर हो गए। इस प्रकार वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह वीडियो देखने के लिए। देखिए अब उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 पूछता बोर्ड परीक्षा में कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी रचना का उल्लेख कीजिए। ये लेखक हैं, और कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए तुलसीदास के स्थान पर हमने क्या लिया, सूरदास लिया।
सूरदास को ले लिया है। एक सूरदास का बताएंगे हम, एक जयशंकर प्रसाद को बताएंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, यानी 6 का का और 6 का खा दोनों मिला के 10 नंबर का आते हैं। देखिए 5 और 5 10। तो देखिए आपका ये 5 नंबर का प्रश्न है। एक जीवन परिचय तुलसीदास का हमने जीवन परिचय सबसे पहली बात लिया है। किसका लिया है? तुलसीदास का लिया है। उसके बाद एक जीवन परिचय जो हमने लिया है, किसका लिया है? एक जीवन परिचय हमने सूरदास का लिया है। इस प्रकार आपके टोटल 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप सूरदास का लिखिए और एक काव्य में से लिखेंगे और एक गद्य में से लिखेंगे। तो हम आपको एक काव्य में से बताएंगे, एक गद्य। तो देखिए सबसे पहले हम किसका लेखक का लिखना है गद्यांश में से, तो जयशंकर प्रसाद का हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 6 का। तो 6 का क्या है? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इसी प्रकार आपको कॉपी में भी लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को काशी के बैस परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके परिवार गांव में सुधनी साहू नामक परिवार से प्रसिद्ध थे। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता की मृत्यु जब इनका बचपन था तभी हो गया था। देखिए अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए, जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कोई भी लेकर जाए लेखकों का भी हो, उनका हम जीवन परिचय कैसे याद कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बता दिया। तो आप जाकर चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर देख सकते हैं। हो गया था, जिसके कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। देखिए किसी के पिताजी जब मर जाएंगे संयोग बस, देखिए वैसे ना मरे तो अच्छा है, लेकिन ये हो नहीं सकता है क्योंकि जो आया उसे जाना पड़ेगा। तो देखिए जब किसी के गार्जियन नहीं रहते, किसी को कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता, तो उनकी जो परीक्षा होती है घर पर होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, शिक्षा घर पर। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा सीख ली। मतलब इतने भाषाओं का ज्ञान अपने खुद पढ़कर सीख लिया। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। मतलब सर्वप्रथम कहाँ लिखवाया गया था? क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था सबसे पहले। परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा, इनका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था और 8वीं तक शिक्षा ग्रहण कर पाए, मतलब शिक्षा ग्रहण कर पाए 8वीं क्लास तक। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष देखिए बहुत ही कम अवस्था, 12 वर्ष बहुत कम आयु है। तो देखिए इनकी मृत्यु हो गई, तभी इनके पिता को मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु होगी। भाई देखिए जब गार्जियन, देखिए घर में माता पिता ही होते हैं, तो देखिए जब माता पिता नहीं रहेंगे तो सारा जीवन ही अधूरा है। जो लोग ना समझे उनके लिए अलग बात है। माता की भी मृत्यु हो गई, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। किसने किया? इनके देखिए माता में भी का देहांत हो गया, पिता का भी देहांत हो गया। अब इनके भाई क्या हो जाएगा कि कठिनाई हो जाएगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा जो इनकी शिक्षा हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ थे, उन्होंने इनका किया था। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों को आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब आप ही लोग बताइए भाई, जब ये 12 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, थोड़े समय बीता इनके माता की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में एक भाई बचे, भाई इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे तो भाई की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने शादियाँ की, एक शादियाँ की वो भी मर गई पत्नी, 3 शादियाँ की, तीनों पत्नियाँ मर गई। जब इस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ होगा तो बताइए वो उसके स्वास्थ्य पर ही क्या, वो अंदर से इतना टूट जाएगा फिर चलने के लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को परलोक सिधार गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुई थी। देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? नाटक में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। एक ही रचना, 2 रचनाएं लिखनी रहती है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना। अजातशत्रु, धुरस्वामिनी, एक घोट इत्यादि में सभी बता देता हूँ ताकि आप कोई भी लिख सकते हो। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। उसके बाद में देखिए निबंध इनका काव्य और कला। इस प्रकार देखिए ये हमारे जो थे वो लेखक का जीवन परिचय था। अब देखिए हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। देखिए कवि में हमने तुलसीदास का जीवन परिचय लिखा। किसका जीवन परिचय लिखा? देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय लिखा है। देखिए बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था तब की मतलब 2023 की बोर्ड परीक्षा में देखिए पूछा गया था कि जीवन परिचय तुलसीदास का लिखिए। तुलसीदास का जीवन परिचय हमने लिखा है। देखिए जीवन परिचय आप लिखेंगे, देखिए लाल पेन, नीले पेन, जेल पेन, किसी पेन का यूज नहीं करेंगे, केवल ब्लैक और ब्लू। मैंने समझाने के लिए और को अच्छा लगने के लिए ऐसा लिखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म
1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम क्या था? हुलसी। माता का हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते थे और मानते हैं भी। इनके बचपन का नाम राम भोला। भाई राम भोला क्यों पड़ा? क्योंकि इनके 32 दांत पहले से मौजूद थे और इन राम नाम का जप करना शुरू कर दिया था। ये सरयू परली ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनके गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय 32 दांत मौजूद थे। अभी मैंने बताया था 32 दांत मौजूद थे। उसके बाद में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ और उसके बाद में ये पत्नी के प्रेम में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। भाई पत्नी ने इतना डांटा ना कि इनके मन में वैराग साधु बनने का ख्वाब ला गया और ये कहाँ चला गए? काशी चले गए। कहाँ चले गए? काशी चले गए। काशी के शेष सनातन विद्वानों से इन्होंने वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हो गई थी। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। देखिए आपके हमने कितने नंबर टोटल क्या क्लियर करवा दिए? आपके हमने 24 और 10 34 नंबर, यानी 24 नंबर इस बार बताया था और 10 नंबर हमने जीवन परिचय में। आपका कितना नंबर के क्लियर हो गया? 34 नंबर। इस प्रकार आप 34 नंबर पा गए। अभी भी आपको 16 नंबर पाने की जरूरत है। कितने नंबर पाने की जरूरत है? 16 नंबर। वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आता है। देखिए 7वां प्रश्न। देखिए किसी बैंक की शाखा को ऋण हेतु आवेदन पत्र। देखिए क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, मतलब 7वां 8वां 9वां, लेकिन देखिए जो आएगा यही आएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए आपको आवेदन पत्र, निबंध पत्र लेखन लिखना रहता है। जैसे ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, शिक्षक के ऊपर आवेदन पत्र, या उसके बाद में आपको फीस माफी पत्र, बिजली विभाग के लिए पत्र लेखन, इसी प्रकार आपको पत्र लेखन लिखना रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसी बैंक शाखा को प्रबंधक को ऋण हेतु आवेदन पत्र लिखे, तो आप लिखेंगे सेवा में। अगर देखिए इसको भी लिखना नहीं आता तो चैनल पर मैंने वीडियो डाल दिया। सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर। जो भी आपका स्टेट है उसको डालेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे होगा आप लोग हुआ। जिला क्या? सिद्धार्थनगर, तो हमने सिद्धार्थनगर डाला। विषय ऋण प्राप्ति। देखिए आप विषय में क्या होता है ना कि इतना बड़ा लिख देते, 4 वर्डों में या 4 से 5 वर्डों में, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। किसी बैंक शाखा को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए इसी में लिखा रहेगा। देखिए ऋण हेतु आवेदन पत्र, ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र हमने लिख दिया विषय। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला है कि ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। इस प्रकार आपको लिखना है। ये देखिए आपका 4 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का आप पूछता है? 4 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे दिनांक। क्या लिखेंगे? दिनांक। किस दिन आप लिखे हैं उसको लिखेंगे। किस दिन आपने पत्र दिया उसको लिखेंगे। प्रार्थी लिखेंगे। नाम आपका जो भी नाम हो उसको लिख देंगे। पता सिद्धार्थनगर है, कौन सा है? सिद्धार्थनगर है, उत्तर प्रदेश से क्या है, सारा कुछ एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है आपका 2 नंबर का। आपका श्लोक पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 2 नंबर का। 2 नंबर का श्लोक पूछता है कि जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए हमने यहाँ पर देखिए आया था कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट हुआ, कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागे भवेत्। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपका जो भी नंबर 2 नंबर है आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए टोटल आपके 34 2 36 नंबर हमने क्लियर करवा दिया है। और उसके बाद में अब आप आइए दिखाते हैं कि आपको प्रदूषण पर निबंध और निबंध किस तरीके से लिखना है। जो जवाहर खंड का जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं 70 तो मैं आज आपको दिला कर दूंगा। आइए दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि देखिए इसमें कई प्रकार से पूछता है। देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए जिला वाइज रहता है। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर अलग, बस्ती अलग, गोंडा अलग,
और उसके बाद में बहराइच, उसके बाद में आपका जो भी जिला है, जिला वाइज ये आपका पूछता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो जवाहर खंड का लिखा है, जो कि गोंडा जिले में लगता है। किस जिले में लगता है? गोंडा जिले में लगता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस जिले से हैं, तो मैं आपके ऊपर वीडियो बना दूंगा। देखिए जो जवाहर खंड का, ये देखिए कहाँ का लगता है? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा में लगता है। क्या लिखेंगे उत्तर? जो जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू हैं। नेहरू जी का खंड काव्य में युगात्तर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला, सार्वत्रिक लोकनायक। देखिए क्या लिखेंगे? जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता में अथाह स्नेह दिया, मतलब जो भारत की जनता, देश की जनता है, उसने जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही प्रेम किया, बहुत ही स्नेह दिया। नेहरू ने भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ ना कुछ न्यौछावर किया, मतलब भारत देश में जितने भी चीज़ हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जितने भी चीज़ उपलब्ध करवाए हैं, कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का भी थोड़ा ना थोड़ा योगदान था। दूसरा है विश्व शांति की पक्ष पोषक। नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे कि किस प्रकार देश का भला होगा, किस प्रकार देश की शांति होगी, किस प्रकार देश का विकास होगा, इसी चीज़ में लगे रहे। तीसरा है नवराष्ट्र के निर्माता। नवराष्ट्र के भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिवाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले नेहरू का नाम अग्रणी है। मतलब जब भारत की स्वतंत्रता हो गई, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब भारत की जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद जो उनके निर्माण दिलाने वालों में था, वो सबसे आगे कौन थे? सबसे आगे जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अग्रणी में स्वतः आगे। देश के उद्यान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया हुआ, जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है। तो देखिए किस पहले तो 2023 में आपका कितने नंबर का पूछा था? 2023 में आपका 9 नंबर का, लेकिन 2024 में आपका 7 नंबर का पूछ रहा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे लिखा है। 7 नंबर का अब की बार पूछा गया था, तब की बार 9 नंबर का पूछा गया था। देखिए किसी भी चीज का आपको निबंध लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि उसका प्रस्तावना, उसकी रूपरेखा आपको जानना जरूरी है। देखिए जैसे प्रदूषण का रूपरेखा क्या होता है? प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने के उपाय, उपसंहार। देखिए जैसे बेरोजगारी है तो बेरोजगारी में भी आप प्रस्तावना लिखेंगे। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी रोकने के उपाय, उसका उपसंहार कैसे होगा, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है और मानव जीवन के प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। देखिए प्रदूषण के कारण ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही है, विभिन्न प्रकार के लोग बीमार हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही है, प्राकृतिक संतुलन पैदा हो रहा है, हमारे पर्यावरण को दूषित हो रहे हैं। इसी क्या पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही है। देखिए अगला है प्रदूषण के प्रकार। तो आप देखिए प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। यह वायु का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसके बाद में दूसरा है जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। देखिए जो हमारा जल प्रदूषण किस प्रकार होता है, हम जो अपने घर में कचरा होता है उसको क्या करते हैं, ले जाकर नदी में, कुएं में, तालाब में, जहाँ पर भी बहा देता है, जिससे वो जल दूषित हो जाता है। इसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलाने पर होता है। सारीकरण, औद्योगिकरण बढ़ने। देखिए जो मिट्टी का मृदा प्रदूषण होता है वो आपको इसलिए फैलता है, जैसे आपको खाद डालना कम डाल देते हैं, ज़्यादा ऐसे पाउडर, ऐसे केमिकल जो आपको नहीं डालना चाहिए उसको भी डाल देते हैं, इसी प्रकार होता है। देखिए बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण को मानव और जीव जंतु परेशानी होती है। कल कारखानों को शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकरों की भेदक ध्वनि, भेदक में होता है आर पार हो जाना, भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है।
अब देखिए प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के कारण मानव को खतरा पैदा हो गया है। आदमी खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने के लिए तरस रहा है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों को क्या होती है, चली जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, जो मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। फसल में जब जाएंगी अनेक प्रकार की बीमारियां, तो आप जब खाएंगे तो क्या होगा, आपको भी बीमारी होगी। प्राकृतिक संतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो रहे, मतलब गायब हो रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विकास को रोकना होगा। आगे अधिक से अधिक हमें क्या होगा, पेड़ लगाने होंगे। देखिए जब हम एक दूसरे को और जागरूक होंगे, जब हम सबसे पहले अपना घर का कचरा साफ करेंगे, अपनी सोसाइटी का कचरा साफ करेंगे, फिर अपने जिले का, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने जिले का, फिर उसके बाद अपने स्टेट का, फिर उसके पूरे राज्य का। इसी प्रकार आपका जो होगा प्रदूषण कम होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। देखिए किस प्रकार हमने अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उसके बाद जो वर्षा के जल है उससे सींचकर हम पेड़ पौधों को बड़ा करेंगे। समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ सरकार अभियान चलाने होंगे। सरकार को भी अपने समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। और हम लोगों को सबसे पहले अपने घरों में निकला हुआ कचरा तालाबों नदियों में नहीं बहाएंगे, अपने गली और मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। अब देखिए उसी उपसंहार के आगे प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इस प्रकार जो था हमारा समाप्त होता है। ये बहुत ही मैराथन क्लास था। इस वीडियो को देख लेते तो आप 70 में 70 ला सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।